जय हिंद साथियों, आज की क्लास में हम यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के तहत मूल विधियां या कानून और सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, सरकारी व्यय के स्रोत क्या हैं। सरकारी व्यय के स्रोत क्या हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, वित्त पोषण और कर वृद्धि में कमी, ब्याज दर वृद्धि, ब्याज दर में कमी, राजनीतिक माहौल में बदलाव। तो आप वीडियो को पुश करेंगे और अपना ऑप्शन चूज करेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ब्याज दर में वृद्धि, यानी सरकारी व्यय के लिए जो स्रोत बनते हैं वो ब्याज दर में वृद्धि वो बढ़ाकर प्राप्त किया जाता है, ठीक। जब ब्याज दर में वृद्धि बढ़ाई जाती है तब वह सरकारी व्यय का स्रोत बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, अंडे के सफ़ेद हिस्से में मौजूद प्रोटीन में से कौन सा विकल्प विटामिन B7 के अवशोषण को रोकता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, एविडीन, ग्लूटेमीन, कैरोटीन या एविडी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एविडीन। वह कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, एविडीन पाई जाती है, जो क्या करती है, विटामिन B7 के अवशोषण को रोकती है। किसमें, अंडे के सफ़ेद भाग में मौजूद, ठीक। तो याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का एक विषय है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ट्रस्ट और ट्रस्टी, जंगली पशुओं और पक्षियों का संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा या कृषि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि। कृषि जो है वह राज्य सूची का विषय है। आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि हमारे संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों का बंटवारा किया गया, जिसके तहत एक अनुसूचियाँ बनाई गई हैं, जिसमें 3 सूची होती है। एक होती है राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची के में जितने भी विषय आते हैं उस पर केवल राज्य ही कानून बना सकता है, और केंद्र सूची में आने वाले पर केवल केंद्र ही उस पर कानून बना सकती है। जबकि जो विषय समवर्ती सूची में आते हैं उन पर दोनों कानून अलग अलग बना सकते हैं, लेकिन उस पर केंद्र का ज़्यादा प्रभावी रहता है। अगर दोनों में मतभेद हो जाए तो केंद्र का कानून ज़्यादा प्रभावी माना जाएगा। यहाँ पर आप विषय जानते रहिए कि राज्य सूची में जो है वर्तमान में 61 विषय हैं, जबकि समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, जबकि केंद्र में या संघ सूची में 100 विषय हैं। संघ सूची की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से विषय आते हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा हो गई, सेनाएं और सशस्त्र बल हो गए, युद्ध तथा शांति हो गया, विदेशों के साथ संबंध, रेल, तार, डाक इत्यादि। ये सब किस में आते हैं, संघ सूची में आते हैं। जबकि राज्य सूची में जो विषय आते हैं जैसे पुलिस, भूमि, लोक व्यवस्था, मनोरंजन, कृषि, ये सब किस में आते हैं, राज्य सूची में। जबकि समवर्ती सूची में आपके आते हैं, इसमें दंड विधि हो गई, दंड प्रक्रिया हो गई, शिक्षा हो गया, ये सब किस में आते हैं, आपके समवर्ती सूची में आते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, चीन में बने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का उपनाम क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं, तियानयान, कैट 7, डेलिनया या नानशान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तियानयान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, शहरों में भूमिगत मृदा प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण कौन सा होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, क्रोमियम, मल अपशिष्ट, विघटन या कैडमियम। तो जो शहरों में भूमिगत मृदा प्रदूषण होता है उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है, कैडमियम। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना किसने की थी। ऑप्शंस दिए गए, गोपी मोहन देव, भाई बालक सिंह
सैयद अहमद या राधाकांत देव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राधाकांत देव। राधाकांत देव जी ने क्या किया था, कोलकाता में एक धर्म सभा की स्थापना की थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, कौन सा पुरस्कार पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा उन व्यक्तियों और संस्थानों को दिया जाता है जिन्होंने वनीकरण और बंजर भूमि विकास के क्षेत्र में अग्रणी कार्य किया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, वन विज्ञान पुरस्कार, इको हीरो पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार, और ऑप्शन डी दिया हुआ है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार। किसको दिया जाता है, उनको दिया जाता है जो वनीकरण और बंजर भूमि के विकास में कार्य करते हैं। और इसमें जो आपके पुरस्कार के तौर पर दिया जाता है, इसमें 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, 2.5 लाख, ये भी कंसेप्ट फैक्ट आप याद रखेंगे। ठीक, बाकी जो यहाँ पर इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है, यह जो पर्यावरण संरक्षण के मामले में दिया जाता है और इसमें 5 लाख पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय सूचना के अधिकार यानी कि आरटीआई के दायरे में आता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, पहले तो आपके ऑप्शन 3 कंसेप्ट दिए गए यहाँ पर, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो यानी इसको इंग्लिश में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कहते हैं। दूसरा आपका दिया प्रवर्तन निदेशालय, या ऑप्शन 3 दिया है अनुसंधान और विश्लेषण विंग। ये तीनों संस्थाएं हैं जो भारत सरकार के अंडर में काम करती हैं। आपको ऑप्शंस के हिसाब से चूज करके बताना है इसमें से कौन जो है सूचना के अधिकार के दायरे में आता है, मतलब हम इससे संबंधित कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो अब ऑप्शंस को आपको देखना है और ऑप्शंस के हिसाब से आपको बताना है। तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसमें से आप जितने भी यहाँ संस्थाएं दिए हैं इसमें से कोई भी आरटीआई के दायरे में नहीं आता। ठीक, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, आप ज़रूरी नहीं कि आप जाकर यहाँ पर आरटीआई लगा दें तो उन्हें ज़रूरी हो जाएगा कि वो आपको सूचना दें। इन जितनी भी संस्थाएं हैं ये आरटीआई के दायरे में नहीं आती, यानी कि सामान्य जनता आरटीआई कानून के तहत जाकर इनसे कोई भी सूचना प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी संस्था जो इसके अंतर्गत नहीं आती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, भारत में अप्रतिबंधित मार्गों के माध्यम से खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के लिए अनुमेय सीमा क्या है। एफडीआई का मतलब होता है बाहर से जो आपके विदेशी लोग होते हैं वो हमारे यहाँ आकर क्या करते हैं, कंपनी चलाने के लिए कुछ अपना डिपॉजिट करते हैं, तो उसी को बोला जाता है। ऑप्शंस आपके यहाँ दिए गए हैं 49%, 74%, 25% या 100%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 100%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए कैडर नियंत्रण प्राधिकरण कौन सा है। ऑप्शंस दिए गए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत की सार्वजनिक सेवा के प्रमुख, गृह मंत्रालय या पुलिस अनुसंधान और विकास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गृह मंत्रालय। यानी कि आईपीएस के लिए कैडर नियंत्रण प्राधिकारी कौन होता है, गृह मंत्रालय होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित चट्टान है। ऑप्शंस दिए गए हैं, अशिताश्म, सीनेट, शैल या बालू पत्थर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शैल। देखिए, चट्टानें जो है 3 प्रकार की होती हैं। पहला प्रकार होता है
आग्नेय है। ठीक, दूसरा आपका होता है रूपांतरित या कायांतरित, और थर्ड टाइप का होता है आपका दूसरे टाइप का आपका होता है अवसादी। दूसरे टाइप में आपका होता है अवसादी, और तीसरे टाइप में आपका रूपांतरित या कायांतरित आता है। ठीक, तो आग्नेय चट्टान जो होती है इसमें जीवाश्मों का अभाव होता है, केवल जो धात्विक चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पाई जाती हैं, जबकि अवसादी में जो होता है यहाँ पे जो आपका जीवाश्म वाले जितने भी वस्तुएं होती हैं वो अवसादी चट्टानों में ज़्यादा पाई जाती हैं, जबकि आग्नेय और अवसादी ही प्राकृतिक कारणों से बदलकर बाद में रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें बन जाती हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है डैश नाम भारत के परमाणु कार्यक्रम को दिया गया था, जिसमें भारत ने पोखरण में 15 किलो टन प्लूटोनियम उपकरण का विस्फोट किया और परमाणु क्लब का सदस्य बन गया। ऑप्शंस दिए गए ऑपरेशन सनफ्लावर, ऑपरेशन राइजिंग टाइगर, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा या मुक्ति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शंस दिए गए हैं खतरनाक हथियारों का उपयोग कर स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, हत्या का प्रयास करना, अप्राकृतिक अपराध या अनुचित निरोध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हत्या का प्रयास करना। ठीक, हत्या के प्रयास करने के लिए कौन सी धारा लगती है? 307। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है अनिलवाड़ किस राजवंश की राजधानी थी? ऑप्शंस दिए गए हैं राष्ट्रकूट, मित्राका राजवंश, पाल राजवंश या सोलंकी राजवंश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोलंकी राजवंश, यानी कि अनिलवाड़ जो है वो सोलंकी राजवंश की राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक भूख सूचकांक GHI जारी करता है? ऑप्शंस दिया गया है अखिल अमेरिकी स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान या विश्व स्वास्थ्य संगठन या रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान जो है वो GHI यानी कि वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है हिमालय में पांगशंग दर्रा डैश को मिलाता है, यानी कि आपको ऑप्शन से देखकर बनाना है कि किनको यह हम पांगशंग दर्रा मिलाता है। ठीक, ऑप्शंस दिए गए हैं सिक्किम को चीन से, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से, उत्तराखंड को तिब्बत से या अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से मिलाने वाला दर्रा कौन सा है? पांगशंग दर्रा है। ठीक, साथ ही आप कुछ और भी दर्रों के नाम जानते रहेंगे, जैसे आपका नाथुला दर्रा होता है। नाथुला यह दर्रा किसको किसको जोड़ता है? यह सिक्किम को चीन से जोड़ता है। नाथुला दर्रा किसको जोड़ता है? सिक्किम को चीन से जोड़ता है। इसी तरह एक बनिहाल दर्रा है। ठीक, बनिहाल दर्रा किसको जोड़ता है? यह कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है। ठीक, बनिहाल दर्रा जो है वो कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है। बाकी एक और आप ध्यान रखिएगा शिपकीला। ठीक, शिपकीला दर्रा जो है यह आपका हिमाचल प्रदेश को तिब्बत या चीन से जोड़ता है। ठीक है, तो ये भी तीनों के नाम आप जानते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है संविधान का वह कौन सा एकमात्र भाग है जिसे पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया? ऑप्शंस दिए गए हैं भाग 22, भाग 11, भाग 7 या भाग 5। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी भाग 7, ठीक है, भाग 7 को पूरी तरह से हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है बोतल बनाने में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस दिए गए पॉलीप्रोपिलीन, निम्न घनत्व वाली पॉलीएथिलीन, पॉलीस्टायरीन या उच्च घनत्व वाली पॉलीएथिलीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उच्च घनत्व वाली पॉलीएथिलीन। उच्च घनत्व वाली पॉलीएथिलीन का प्रयोग किया जाता है बोतल बनाने में, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का संसदीय विशेषाधिकार है। और यहाँ पे आपको 3 बातें दी हुई हैं। पहली बात आपको दिया है संसद में बोलने की स्वतंत्रता। दूसरी बात दी है आपको संसद में कुछ भी कहने या उनके द्वारा किए हुए किसी मतदान के संबंध में गिरफ्तारी से मुक्ति। और तीसरी बात आपको दिया गया है जब सदन चालू है तो एक गवाह के रूप में भाग लेने से छूट। और इन तीनों बातों के आधार पर आपको ऑप्शन चूज करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो सबसे पहली जो बात आपकी, पहले आप ये जानते रहिए कि संसद में जो संसदीय विशेषाधिकार दिया गया है इसे संविधान के अनुच्छेद 105 में दिया गया है, ठीक। बाकी यहाँ पे हम बातें देखते हैं तो ये पहली बात आपकी बिल्कुल सही है कि उसे संसद में बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक। दूसरी बात भी आपकी बिल्कुल सही है कि संसद में कुछ भी कहने या उनके द्वारा दिए हुए किसी मतदान के संबंध में उनको गिरफ्तारी से मुक्ति दी गई, यानी कि वो कुछ भी कह सकते हैं और मतदान के संबंध में कोई भी अगर क्रियाकलाप करते हैं तो उसके लिए उन्हें गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, उन्हें हम गिरफ्तार नहीं कर सकते, ठीक है। और तीसरी बात को देखते हैं तो यह जो बात है कि जब सदन चालू है तो एक गवाह के रूप में भाग लेने से छूट है, यह बात गलत है। क्योंकि अगर वह चाहे सदन चालू हो या चालू न हो, अगर उन्हें गवाह के रूप में पेश किया जाता है तो उन्हें गवाह के रूप में छूट नहीं दी गई, उन्हें लेकर हम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन यह बात है कि उसके खिलाफ हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। वह गवाह तो बन सकता है लेकिन इसे मुख्य अभियुक्त की तरह आप नहीं ले जा सकते, ठीक है, बस वो गवाही दे सकता है। तो ये बात गलत हो जाएगी। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में नहीं है, ठीक है। आप पहली बात बोली जा रही है शिक्षा का अधिकार, ग्राम पंचायत। तो देखिए पहले तो आप ये जानते रहिए नीति निदेशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में दिया गया है, ठीक। नीति निदेशक सिद्धांत कहाँ दिया गया है, संविधान के भाग 4 में दिया गया है। और एक कहाँ तक है, 36 से लेकर 51 तक है, ठीक। ये नीति निदेशक सिद्धांत किसको दिए गए हैं, राज्य के लिए दिए गए हैं। बाकी यहाँ पर जो आपकी बातें बोली जा रही है कि शिक्षा का अधिकार जो है वह आपका नीति निदेशक के तहत नहीं है, बल्कि यह एक मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार और इसे 21 का अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किया गया है। बाकी जो ग्राम पंचायत है, यह ग्राम पंचायत आपका संविधान के भाग 9 में दिया गया है इसके बारे में, ठीक। यह भी नीति निदेशक सिद्धांत में नहीं है बल्कि यह भाग 9 में है। और अनुच्छेद की बात करें तो यह 243 से लेकर 243 तक इसका प्रावधान किया गया, 243 से 243 ओ तक, ठीक। तो ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। तो इस तरह आपका जो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न तो 1 और न ही 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के संस्थापक निदेशक कौन थे, यानी कि इनमें से कौन था जिनके समय सीबीआई के निदेशक तो चुने गए थे और उसी समय सीबीआई का गठन भी किया गया था। ऑप्शंस दिए गए हैं करमचंद जैन, खान बहादुर कुर्बान अली खान, डीपी कोहली, एमसी राव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीपी कोहली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है
निम्न में से कौन सा एक बचत निवेश नहीं है? ऑप्शंस दिए गए हैं, गृह ऋण, मूलधन चुकौती, सार्वजनिक भविष्य निधि, जीवन बीमा प्रीमियम या सावधि जमा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिक्स डिपॉजिट यानी सावधि जमा जो है वह एक बचत का निवेश नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, कंप्यूटर तकनीक की पहली पीढ़ी में किस लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था? ऑप्शंस दिए गए, कोबोल, फॉर्ट्रेन, असेंबली लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत उल्लिखित नहीं है? तो आप कमेंट करके बताएंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं और यह किस अनुच्छेद से लेकर कितने अनुच्छेद तक दिया गया है। ठीक, जबकि यहाँ ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, जीवन स्तर को संवर्धित करने में राज्य का कर्तव्य, पोषण स्तर को संवर्धित करने में राज्य का कर्तव्य, पर्यावरण की रक्षा और बेहतर करने में राज्य का कर्तव्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार में राज्य का कर्तव्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण की रक्षा और बेहतर करने में राज्य का कर्तव्य। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जितने भी कर्तव्य आपके दिए गए हैं ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में दिए गए हैं, बल्कि यह जो पर्यावरण की रक्षा और बेहतर करने में राज्य का कर्तव्य है यह राज्य का कर्तव्य नहीं है, बल्कि इसे हम मौलिक कर्तव्य के अंडर में रखे हैं। यह राज्य का नहीं बल्कि इस देश के सभी नागरिकों का कर्तव्य होगा कि वो पर्यावरण की रक्षा करेंगे, ठीक है, और उसे बेहतर बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, किसी राज्य विधान परिषद का निर्माण या निरस्त करने के लिए राज्य विधानसभा को एक प्रस्ताव पारित करना होता है जिसे निम्न द्वारा समर्थन प्राप्त होना चाहिए। पहली बात आपको दिया है कि उसे सदन की बहुमत संख्या प्राप्त होनी चाहिए। दूसरी बात दिया है आपको सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का लगभग 2/3 बहुमत भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से दोनों बातें आपकी सही हो जाएंगी। जब दोनों एक साथ बातें लागू होंगी तभी उस राज्य या विधान परिषद के उस राज्य के विधान परिषद को निर्मित किया जा सकता है या उसे समाप्त किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका डैश के समक्ष दायर की जा सकती है। ऑप्शंस दिए गए, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या राष्ट्रपति। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय। यानी कि संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका सर्वप्रथम तो उच्च न्यायालय में ही दायर की जा सकती है, उसके बाद उसके विरोध में हम सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं, हमारे पास अधिकार होता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, एक ऐसा प्रश्न जो प्रश्नकाल में पूछा जाता है जब सदस्य को सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और इसके परिणाम स्वरूप जिस पर पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं उसको कौन सा प्रश्न कहा जाता है, आपको ऑप्शन देकर बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, तारांकित प्रश्न, गैर सरकारी सदस्य को संबोधित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न या अतारांकित प्रश्न। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तारांकित प्रश्न। ठीक, और तारांकित प्रश्न पर कोई भी सदस्य जो है प्रश्न पूछ सकता है, यानी कि पूरक प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्न में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है? तो यहाँ पे पहली बात दिया हुआ है आपको, संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य था। दूसरी बात दिया गया है कि एक बार जब संविधान अस्तित्व में आ गया
तो संविधान सभा को भंग कर दिया गया था। देखिए, तो इसमें जो पहली बात है वो पहली बात असत्य है। क्यों? क्योंकि संविधान का बस इतना ही कार्य नहीं था कि वो संविधान को केवल मसौदा उसका तैयार कर दे, बल्कि उसका यह भी था कि वह संविधान को पारित भी करवाना उसी की जिम्मेदारी थी। ठीक, बाकी यह बात सही है आपकी कि एक बार जब संविधान अस्तित्व में आ गया तो संविधान सभा को भंग कर दिया गया, उसकी जगह कौन आ गया? संसद आ गई। ठीक है, क्योंकि उस समय चुनाव हो चुका था तो संसद आ चुकी थी। तो इस तरह से आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, इस यातायात प्रतीक का क्या अर्थ है? ऑप्शन दिया गया है, आगे कंपन पट्टी है, आगे उबड़ खाबड़ सड़क, आगे 2 स्पीड ब्रेकर, आगे पहाड़ी सड़क। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आगे उबड़ खाबड़ सड़क है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान की अनुसूची डैश में उल्लेख किया गया है। ऑप्शन दिए गए तीसरी, चौथी, दूसरी या पहली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तीसरी। यानी कि जो भारत के पदाधिकारी होंगे, राजनीतिक पदाधिकारी होंगे, उनके शपथ और अभिपुष्टि का जो रूप दिया गया है वो तीसरी, यानी जो प्रोफार्मा दिया गया वो तीसरी अनुसूची में है। जबकि पहली अनुसूची में आपको क्या दिया गया? राज्य और जो संघ प्रशासित राज्य हैं उनके नाम व क्षेत्रों के बारे में कहा गया है। जबकि जो दूसरी अनुसूची है इसमें राज्य पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और उनके पेंशन से संबंधित बातें दी गई हैं। चौथी जो आपकी अनुसूची है इसमें राज्यसभा में राज्यों और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी सीटों के बारे में बताया गया है कि उन्हें राज्यसभा में कितनी सीटें दी जाएंगी। ठीक, तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, छावनियाँ वे क्षेत्र होती हैं जिसमें सैन्य और नागरिक आबादी दोनों शामिल हैं और यह छावनी बोर्ड जो है डैश के नियंत्रण में के तहत भारत में नागरिक प्रशासन निकायों में एक है। ऑप्शन दिया गया, रक्षा मंत्रालय, भारत के राष्ट्रपति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या गृह मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रक्षा मंत्रालय। यानी कि जो छावनियाँ होती हैं वह रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। ठीक, तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपना स्कोर भी बताएं कि इतने प्रश्नों में से आपने कितने क्वेश्चंस के सही उत्तर दिए हैं, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।